या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली 12 अगस्त 2026। दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग तथा दिल्ली पुस्तकालय संघ के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज दिल्ली विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में तेलंगाना के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के अधिष्ठाता प्रो बलराम पानी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा नवनिर्मित व्याख्यान एवं संगोष्ठी कक्ष के उद्घाटन से हुआ। इसके पश्चात सम्मेलन की पृष्ठभूमि पर प्रो MP सिंह ने प्रकाश डाला तथा विभागाध्यक्ष प्रो KP सिंह ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विभाग की 80 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण सम्मान समारोह रहा, जिसमें प्रो PB मंगला को दिल्ली पुस्तकालय संघ जीवन पर्यंत उपलब्धि सम्मान तथा प्रो मनोज कुमार कैन को दिल्ली पुस्तकालय संघ प्रसार एवं जन जागरूकता सम्मान से माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी के करकमलों द्वारा सम्मानित किया गया। प्रोफेसर राकेश कुमार भट्ट जी कार्यक्रम के कन्वीनर, प्रोफेसर MP सिंह जी आयोजन सचिव, उपस्थित सभी विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रोफेसर तथा प्यारे बच्चों, अतिथिगण, मीडिया से जुड़े हुए मित्रों, आज 12 अगस्त है। और मैं समझता हूं कि पुस्तकालय आंदोलन का अत्यंत गौरवशाली दिवस है। यह दिन पद्मश्री डॉक्टर SR रंगनाथन की जयंती के रूप में हम मनाते हैं और शायद इसी नाते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संपूर्ण देश में इसको पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तविकता यह है कि पुस्तकालय के विकास, शोध, इसके लिए डॉक्टर रंगनाथन के व्यक्तित्व और कृतित्व को मैं नमन करता हूं और शायद इस विधा से जुड़े हुए देश के सभी लोग नमन करते हैं। पुस्तकालय पर गोष्ठी है तो पहले तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इस गोष्ठी में कहना क्या है, लेकिन धीरे धीरे ये लगा वास्तविकता यही कि पुस्तकालय हमारी सभ्यता का मौन प्रहरी है। ज्ञान का अमर मंदिर है। इस नाते कि हमारे देश में मां सरस्वती की आराधना वीणा पुस्तक धारणी के रूप में की जाती है। गणेश को विद्या वारिधि
बुद्धि विधाता के रूप में मानते हैं। तो जब इस पर ध्यान देते हैं तो यह पता लगता है कि पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह मात्र नहीं है। जब उसमें जाते हैं, ध्यान देते हैं तो लगता है कि वह मानव की सामूहिक चेतना का भंडार है, इतिहास की स्मृति है, वर्तमान का विवेक है और भविष्य की आशा है। इसलिए जहां अच्छे ग्रंथों का सम्मान होता है, मुझे लगता है कि अपने आप संस्कृति वहां जीवित रहती है। इसी नाते ऋषियों ने जो कहा, विद्या के संदर्भ में सा विद्या अभिमुक्त है, जो मुक्त करती है। और मुक्त तो तब करेगी जब विद्या को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं आपको पुस्तकालय के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। विद्या को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का कितना महत्व है, शायद इसीलिए श्रद्धेय रंगनाथन जी ने अपना पूरा जीवन उसमें लगाया। हमारे यहाँ पूर्वजों ने बांटा था ज्ञान को। उन्होंने श्रुति और स्मृति के माध्यम से उसको सुरक्षित रखा। वेदों की परंपरा का अभ्युदय उसका अद्भुत उदाहरण है। देखिए तो हजारों वर्षों तक वैदिक मंत्र लिखित रूप में नहीं रहे, बल्कि अत्यंत वैज्ञानिक मौखिक पद्धति से पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहे। और वहां क्या रही? गुरुकुल की परंपरा। हम बताते रहे, हम सिखाते रहे। यह केवल स्वर्ण शक्ति का चमत्कार नहीं था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली, बल्कि पदपाठ, कमपाठ, जटापाठ और धन पाठ जैसी प्रणालियां जो थी, उच्चारण और पाठ की जो शुद्धता थी, उसको जब सुरक्षित रखा, तब पहला मानस पुस्तकालय का संरक्षण हुआ था। हमारे ज्ञान को आज तो हम इस पेपर पर लिख रहे हैं, उस समय जब इसका विकास नहीं हुआ तो भोजपत्र पर लिखा जाता था। दक्षिण में उसी को ताड़पत्र पर लिखा गया। कपड़े की लकड़ी, कपड़े और लकड़ी और अन्य माध्यमों से लिखने की परंपरा विकसित हुई। जैसे हिमालय और उत्तर भारत में भोजपत्र, दक्षिण और पूर्वी भारत में ताड़पत्र। इस प्रकार से इन पांडुलिपियों को लिखा गया। और वास्तविकता यह देखी है, पांडुलिपियां जो संस्कृत में भी थी, पाली में थी, प्राकृत में थी। इसमें गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, शल्य चिकित्सा, व्याकरण, राजनीति, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, संगीत, नाटक और खगोल विज्ञान तक इसमें सुरक्षित रखा गया था। और वही आश्रमों में, मठ विहार में, और जो बड़ा होता था उसको विश्वविद्यालय, तब ज्ञान का संरक्षण करता था। राजस्थान में, गुजरात में जैन मठों ने अनेक दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित करने का काम किया था। केरल की परंपरा में आयुर्वेद, ज्योतिष, वेद और गणित से संबंधित था।
वहां अनेक प्रकार की पांडुलिपियां सुरक्षित की गई। कश्मीर में शारदा लिपि में लिखी गई पांडुलिपियों को भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत रखा गया। तो अगर इस प्रकार से देखें तो भारत का पुस्तकालय केवल इमारत नहीं था, बल्कि अगर विचार करें तो पूरा चलता फिरता भारत था। पाणिनि की यह अध्याय लगभग 2500 वर्ष पूर्व आई थी, जिसको पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को जिस वैज्ञानिक और सूत्रोक्त ढंग से लिखा था, उसने आधुनिक विज्ञान भाषा को किस प्रकार से प्रभावित किया, आज भी पाणिनि का नाम तो कोई भूल नहीं पाता है। आर्यभट्ट का अर्थभट्टी, चरक संहिता, मिल गई नदी, सुश्रुत संहिता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, मतलब आज जितनी भी अलग अलग विधाएं हैं वो अगर देखिए तो किसी न किसी ऋषि के द्वारा प्रदत्त की गई हैं, जो आज भी चल रही है। हमारा आमेर साहब की बृहद संहिता, पतंजलि का योग सूत्र, और 32 वर्ष की ही पूरी अवस्था में जिसने पूरे भारत को नाप करके 4 भागों में बांट करके चतुष्टय स्थिति में किया था, भगवान शंकराचार्य के तमाम ग्रंथ आज भी कौन बोल पाएगा। एक प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसी प्रकार से तंजावुर का सरस्वती महल, ये सब ऐसे केंद्र थे कि जहां से ज्ञान का भंडार लिया जाता था, प्राप्त किया जाता था। अकेले नालंदा में उस समय की स्थिति ये थी, 90 लाख पुस्तकों का वह पुस्तकालय था। 90 लाख, 9 मंजिला वह भवन जिसमें ये पुस्तकें रखी गई थी। जिस पुस्तकालय में बौद्ध धर्म, वेद और व्याकरण, चिकित्सा और आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति और राजनीतिक विषयों पर भी पुस्तकों की पांडुलिपियां थी। ग्यारह 1193 का वह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब बख्तियार खिलजी ने उस पूरे भवन में आग लगवाने का काम कर दिया था, जहां वास्तव में पूरा भारत था, क्योंकि उसको यह था कि भारत की संस्कृति इसी ज्ञान परंपरा में, इस ज्ञान को ही नष्ट करो। 6 महीने तक, पूरे 6 महीने तक वो पुस्तकालय जलता रहा। असंख्य पीढ़ियों की सामूहिक आवाज अगर थी तो नालंदा में थी, जिसको हमेशा के लिए चुप करा देने का काम किया था। वो भारत की सबसे बड़ी विरासत थी। आज मैं समझता हूं कि उसी नालंदा की पुस्तकालय की राख पर हमको डिजिटल पुस्तकालयों की एक अखंड यात्रा दिखाई देती है, अखंड यात्रा दिखाई देती है। वो तो नष्ट हो गया, डिजिटल करने के बाद वो सुरक्षित रह जाए तो ये बहुत आवश्यक है। देखिए, लेखक तो चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, भवन टूट जाते हैं, लेकिन वास्तव में लेखक के चले जाने के बाद विचार जीवित रहता है।
और उसी विचार को कहीं न कहीं आज के संदर्भ में हम नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति पर लोग कितने ऐसे आलोचना करते हैं, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पुस्तकालय में बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, गणित भी है, अंकित भी है, ज्योतिष भी है, और ये सब साथ रह सकते हैं, तो क्या भारत में विभिन्न विचारों के लोग भारतीयता के साथ नहीं रह सकते? जिस दिन ये लेकर के चलेंगे उस दिन भारत को विश्व गुरु बनने से रोक कौन पाएगा? इस नाते पुस्तकालय का काम केवल इतना नहीं होता है कि वह पुस्तकों का संरक्षण कर रहा है। वास्तविकता यह है कि आज के संदर्भ में जैसे किसी भी राष्ट्र के, आज आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे विश्व में सोना खरीदने की होड़ लगी हुई है कि हम कितना सोने का भंडार रख लें। क्यों? क्योंकि भविष्य में ये पे करेगा। कितनी तेजी के साथ सोना भगा है, भविष्य में ये पे करेगा। लेकिन हमारे यहां भारत में राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके स्वर्ण भंडार में नहीं है, बल्कि निहित है तो उसके पुस्तकालयों में सुरक्षित है। आज वास्तविकता यह है कि पुस्तकालय की आवश्यकता पहले से अधिक है, क्योंकि आज हमारे पास सूचना तो बहुत है, लेकिन विश्वसनीय ज्ञान कम है। विश्वसनीय ज्ञान, ओपिनियंस है, समाधान देता नहीं है कोई। ओपिनियंस अगर दिया जाए तो उसके समाधान को भी दिया जाए तब वो पूरा होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसकी एआई की चर्चा सम्माननीय बलराम पाणी जी कर रहे थे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, यह प्रश्न उत्तर तो दे देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रश्न पूछने की क्षमता केवल मनुष्य में है। एआई आपसे प्रश्न पूछता नहीं है, वह आपको कहता कि आप पूछो, मैं बताऊंगा। और इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है, कई एडवोकेट्स को उन्होंने ये कहा कि भाई आप अपने जो भी लिख करके हमको देते हो, कृपा कर करके धाराओं के आधार पर, आर्टिकल्स के आधार पर ये लिख कर करके दिया करो, क्योंकि इसका फैसला देने का काम जजेस का होता है। आप तो लग रहा है फैसला भी इसी में दे रहे हैं। इस नाते कि एआई के द्वारा पूछे गए जो तैयार प्रश्न हैं, जिसको एडवोकेट्स दे देते हैं, जो फैसला जजेस को देना चाहिए, वो फैसला भी एआई दे देता है। हमें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता होनी चाहिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को केवल पुस्तक संग्रहालयों में न रखें,
बल्कि उसका वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण, अनुवाद और शोध के द्वारा होना चाहिए। और मैं केपी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि पुस्तकालय के अध्यक्ष, जैसे एक बात यहाँ आई कि एक दिन कहा जाए कि पुस्तकालय चलो, और मैं यहाँ आकर के मुझे प्रसन्नता इतनी हुई कि अपने पैसे से भी इस पुस्तकालय का अनेक प्रकार का जीर्णोद्धार कराया गया, यहाँ के लोगों के द्वारा, इस विभाग के लोगों के द्वारा, इस विश्वविद्यालय के लोगों के द्वारा। इस पर भी अगर काम हो तो मुझे लगता है कि पुस्तकें अपने आप में सुरक्षित महसूस करेंगी और आप पर नहीं, अपने पर गौरव करेंगे। अभी जैन जी की बात आई, मैं हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के रूप में था और उसी के कुछ समय पूर्व नेपाल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। परिणाम ये हुआ कि वहां की व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन ने नेपाल की पूरी धरोहर को नष्ट करने का काम कर दिया। वहां के पार्लियामेंट नष्ट हुए, अनेक प्रकार की संस्कृतियां जो वहां थी वो नष्ट हुई और अंततः नेपाल पूरा अपने पुराने ढर्रे पर चल करके आज उसी लोकतांत्रिक पद्धति से चल रहा है। तो जब मैं उस समय था तो कुल्लू का दशहरा पड़ा और कुल्लू के दशहरे का यह नियम है कि राज्यपाल को जाकर के वहां शुभारंभ करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा है और रघुनाथ जी के रथ को, उनकी रस्सियों को खींचना पड़ता है। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने जब मन से मुझे कहा गया कि चल करके रघुनाथ जी के रथ को खींचें, तो मेरे मन में एक बात आई कि रघुनाथ जी के रथ को मैं अकेले क्यों खींचूं। मैं आमंत्रित करता हूं उन युवा साथियों को जो यहां खड़े हैं, आकर के मेरे साथ रथ को खींचें। और परिणाम हुआ कि हम भी की स्थिति में इतनी भीड़ हो गई कि कुछ दूर तक चला, उसके बाद वही हुआ, उस रथ को लेकर के चल दिए। फिर जब मुझे संबोधन करना हुआ तो मैंने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता हूं कि अन्य जगहों के क्या है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का जैन जी क्या है। वह रघुनाथ जी का रथ खींच रहा है, ये भारत का जैन जी है। जिधर आप उसको ले जाना चाहेंगे, युवा मन उधर जाएगा। छोड़ देंगे तो अपने अनुसार इधर उधर जाएगा। इस नाते युवा मन से बात करने की आवश्यकता है, उसको बताने की आवश्यकता है, संस्कृति को समझाने की आवश्यकता है। न वह संस्कृति को भूल पाएगा, न अपने संस्कार को भूल पाएगा। कैसे अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को भूल पाएगा। अगर हम माता पिता फ्लाइट में चलते हुए उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो चल रहा है, उसकी स्वाभाविक प्रकृति है, कुछ भी देखता है तो उठाने का प्रयत्न करता है। हमारी आज स्थिति क्या हो गई कि हम जब चल रहे हैं, फ्लाइट में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बच्चा झुक कर उठाना चाहता है तो हम समझाते नहीं है, बल्कि बड़ी तेजी के साथ करते हैं, डोंट टच। वो डर जाता है,
तो मुझे इसको भी समझाने की आवश्यकता है कि मैं अपने बच्चे को क्या प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक वही स्थिति है पुस्तकालय की। पुस्तकालय में आने वाले लोगों को पुस्तकालय मां की तरह से संरक्षित करने का काम करता है। आना चाहिए और वहां से मां के दुग्ध की तरह से उसका पान करना चाहिए। इस नाते हम लोगों को आज गौरवपूर्ण अवसर मिला है, जिस पर आज प्रोफेसर रंगनाथन जी ने दिया है। हम उनके जन्मदिन पर एक बार पुनः उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और